जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे महारानी वेब सीरीज के सीजन 1 को। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बिहार के 1998 का सीन दिखाते हैं, जहां दिलीप नाम का आदमी साइकिल से उसके मालिक राय साहब के पास जाता है, जो कि ऊंची कास्ट के थे। राय साहब दिलीप से उसका हालचाल पूछते हैं। तब दिलीप कहता है कि आज के बाद उसकी बीवी उनके यहाँ काम पे नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कास्ट वालों की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि वह ऊंची कास्ट वालों के यहाँ काम नहीं करेंगे। दरअसल दिलीप नीची कास्ट का आदमी था और उस समय ऊंची कास्ट के लोग नीची कास्ट के लोगों को उनका नौकर समझकर उनसे घर के काम करवाते थे। जैसे ही राय साहब ये बात सुनते हैं, वह गुस्सा होकर दिलीप की बेइज्जती करने लगते हैं। तब दिलीप भी उनको जवाब देता है कि अब परिवर्तन आ रहा है और बिहार का नया सीएम भीमा भारती बना है, जो कि उन्हीं की कास्ट का है। ये सब देखकर राय साहब का एक आदमी गुस्से में दिलीप को गोली मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें बिहार के नए सीएम भीमा भारती और उनकी पार्टी के चीफ सेक्रेटरी सत्येंद्र नाथ मिश्रा को दिखाते हैं, जिन्हें सब लोग मिश्रा जी कहकर बुलाते हैं। और मिश्रा जी भीमा से पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तब भीमा मिश्रा जी को बोलते हैं कि आज वे अपने घर जा रहे हैं, उनको किसी और विषय के बारे में बात करनी ही नहीं है। दरअसल आज छठ पूजा का दिन था और भीमा भारती काफी दिनों बाद अपने घर वापस जा रहे थे। भीमा अब अपने गाँव पहुँच मीडिया में थोड़ा सा भाषण देते हैं, फिर अपने घर का गेट खटखटाते हैं। तब हमें सीएम भीमा की वाइफ रानी भारती को दिखाते हैं, जो कि अपने पति से नाराज थी, क्योंकि वह राजनीति के चक्कर में उनके परिवार को बिल्कुल भूल से गए थे। रानी पहले तो भीमा के मुंह पर गेट बंद कर देती है, पर बाद में अपने बच्चों के कहने पर गेट खोलती है। भीमा अब अपने बच्चों को कपड़े और खिलौने देता है। फिर वह अपनी नाराज बीवी को एक सुंदर साड़ी देकर मनाता है, पर रानी नहीं मानती। फिर कुछ मिन्नतें करने के बाद भीमा आखिरकार रानी को मना ही लेता है और कहता है कि वह अपने पति होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। तब रानी भीमा को गाय का दूध निकालने के लिए कहती है कि जाओ जिम्मेदारी निभाओ, जिसे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब दूध निकालने के बाद रानी भीमा को दूध बाहर जाकर बेचने के लिए कहती है और मीडिया वाले इस न्यूज को काफी अच्छे से दिखाते हैं, जिससे भीमा की पॉपुलैरिटी जनता में और बढ़ जाती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ नवीन कुमार नाम के विधायक को देखते हैं, जो कि भीमा भारती की न्यूज देख रहा था। नवीन कुमार भीमा भारती की पार्टी का ही नेता था, पर वह भीमा से काफी जलता था, क्योंकि नवीन को बिहार का सीएम बनना था, मगर उनकी पार्टी ने भीमा को सीएम बनाया था। असल में भीमा के साथ उनकी पार्टी के ज्यादा ही लोग थे, जिन्होंने सीएम बनने के लिए भीमा को अपना वोट दिया और वह बिहार का सीएम बन गया। उसके बाद हमें प्रेम कुमार चौबे को दिखाते हैं, जो की एक पावरफुल नेता है। प्रेम कुमार नवीन के सामने भीमा की तारीफ करके कहता है कि भीमा की लोकप्रियता की वजह से उनकी पार्टी जीती है। ये सुनकर नवीन गुस्से में प्रेम कुमार के कपड़े उतरवा कर कहता है कि सीएम की कुर्सी पर उसका हक है और वो उसको पाकर ही रहेगा। उसके बाद हमें शंकर महतो को दिखाते हैं, जो कि लाल गैंग का लीडर है और वो लोअर क्लास पर अत्याचार करने वालों को खत्म करके उनसे बदला लेता है। अब शंकर राय साहब क्या जाता है, जिसने सीरीज की शुरुआत में दिलीप को मारा था, और वो राय साहब के साथ सारी ऊंची जाति के लोग जो कि उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनको एक साथ खड़ा करके गोली मरवा देता है। अगले दिन भीमा भारती मरने वालों के पास जाता है, जहाँ डीजीपी सिद्धांत भीमा भारती को सारी जानकारी देते हैं कि सारे लोग कैसे मरे। भीमा मरने वाले लोगों के परिवार के पास जाकर दुख प्रकट करते हैं। इधर हम गौरी शंकर पांडे को देखते हैं, जो कि एक बाहुबली नेता है। वह न्यूज देख रहे थे कि नवीन कुमार अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करके कहते हैं कि भीमा भारती की सत्ता में जातिवाद बढ़ रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। तब गौरी शंकर समझ गया था कि नवीन बाबू अब राजनीति खेल रहे हैं, तो गौरी शंकर भी अपने साथी को राजनीति में अपनी चाल चलने के लिए कहते हैं। इधर नवीन कुमार अब पब्लिक में सीएम भीमा के खिलाफ भाषण दे रहा था, तभी भीमा अपनी गाड़ी में से नवीन को देखकर चले जाता है। अब बिहार की राजनीति में फिलहाल काफी गर्मा गर्मी हो रही थी। तब दिल्ली से बोरा जी भीमा भारती को फोन करके बिहार की सारी समस्या को संभालने को कहते हैं और कह दे कि अपने राजधर्म का पालन करो। फिर यहाँ प्रेम कुमार, जो कि नवीन का खास आदमी था, वह लाल गैंग के शंकर महतो को जाकर 50 लाख रुपए देता है। तब पुलिस वाले अचानक से प्रेम कुमार और लाल गैंग के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को किसी ने प्रेम कुमार और लाल गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। पुलिस वाले प्रेम कुमार को पकड़ लेते हैं, पर लाल गैंग वाले वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। मीडिया अब नवीन कुमार के ऊपर सवाल उठाने लगती है कि उसने शंकर महतो के साथ मिलकर लोगों को मरवाया है, क्योंकि शंकर महतो को नवीन कुमार का खास आदमी प्रेम कुमार पैसे देता हुआ पकड़ा गया। नवीन अब सीधा डीजीपी सिद्धांत के पास जाकर उनको बहुत सुनाता है। फिर कहता है कि मुझे पता है तुम भीमा भारती से मिले हुए हो और तुमने उनके साथ मिलकर प्रेम कुमार को पकड़वाया है, जिससे उसकी जनता के सामने छवि खराब हो। डीजीपी सिद्धांत अब नवीन कुमार को कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप भीमा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। अगले सीन में रानी भारती नदी के किनारे जाकर छठ पूजा करती है, तब भीमा भारती भी वहाँ कर उनका साथ देता है। तभी दो आदमी बाइक से आकर सीएम भीमा भारती को गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में डॉक्टर मीडिया में भीमा भारती की कंडीशन की जानकारी देकर कहते हैं कि उनको 2 गोलियां लगी थी। इधर कावेरी श्रीधरन, जो कि सीएम की सेक्रेटरी हैं, वह पुलिस इंचार्ज निशिकांत को सुनाकर कहती हैं कि उनसे सीएम की सिक्योरिटी में चूक कैसे हो गई। तभी मिश्रा जी वहाँ का डीजीपी सिद्धांत और निशिकांत से कहते हैं कि उनको सीएम भीमा भारती के ऊपर गोली चलाने वाले आदमी 2 दिन के अंदर सामने चाहिए, नहीं तो वह उन सबकी वर्दी उतरवा देंगे। रानी भारती अब अपने बच्चों के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है। तब मिश्रा जी वहाँ आकर रानी भारती को बताते हैं कि भीमा अब खतरे से बाहर है। फिर मिश्रा जी रानी के बच्चों को घर भिजवा देते हैं, क्योंकि उनका रात को हॉस्पिटल में रहना सही नहीं था और हॉस्पिटल में अब
गौरी शंकर आकर मिश्रा जी से मिलते हैं। फिर रानी भारती अब भीमा से मिलती है। तभी गौरी शंकर मां नकली दिखावा करने लगता है कि उनको भीमा की काफी चिंता है। तब वे रानी भारती को बोलते हैं कि भीमा को राजनीति उन्होंने सिखाई है, जिस पर रानी गौरी शंकर को कहती है कि आप भीमा को साफ बोलिए, जिससे गौरी शंकर को बेइज्जती सी फील होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नवीन कुमार भी अब भीमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद मिश्रा जी डॉक्टर को जबरदस्ती करके कहते हैं कि एक बुलेटिन जारी करिए जिसमें वह लिखेंगे कि सीएम भीमा भारती की तबीयत में काफी सुधार हुआ है और वह कल उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। मिश्रा जी ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि जनता का सीएम पर विश्वास बना रहे और सीएम भीमा का पद बच जाए, क्योंकि इस अवस्था में वह सीएम बने नहीं रह सकते। अगले दिन भीमा भारती को उनके घर ले जाकर आगे का इलाज शुरू किया जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी अब पार्टी ऑफिस जाते हैं क्योंकि उनको गौरी शंकर ने जरूरी काम के लिए बुलाया था। अब जैसे मिश्रा जी पार्टी ऑफिस के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर सारे विधायक बैठे थे और दिल्ली से हाई कमांड बोरा बाबू भी वहाँ आए हुए थे। बोरा बाबू मिश्रा जी से भीमा भारती की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। तब मिश्रा जी कहते हैं कि भीमा भारती जल्दी ठीक होकर अपना काम संभालेंगे। इसी बात पर नवीन कुमार कहता है कि मिश्रा जी आप खेल मत खेलिए, और वो भीमा भारती के डॉक्टर को बुलाता है। तब भीमा के डॉक्टर सभी को बताते हैं कि भीमा भारती को सही होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, तब तक वह बेड पर ही रहेंगे, मतलब कि पार्टी को अब नया सीएम चुनना पड़ेगा। बोरा बाबू अब मिश्रा जी से भीमा भारती से मिलाने को कहते हैं और अगले दिन बोरा बाबू भीमा से जाकर मिलते हैं और पार्टी का हाईकमांड का फैसला सुनाकर कहते हैं कि अब उनको उनकी पार्टी से बिहार का नया सीएम चुनना होगा। तब भीमा भारती मिश्रा जी से कहलवाते हैं कि पार्टी का नया सीएम ये लोग भीमा भारती को ही चुनेंगे, क्योंकि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस विधायक के पास विधायक का सबसे ज्यादा समर्थन होता है वही सीएम बनता है या फिर चुनता है। तब बोरा बाबू कहते हैं कि अगर सीएम उम्मीदवार के पद को चुनते टाइम भीमा के पास ज्यादा विधायक के वोट हुए तो वही सीएम चुनेगा। इसके बाद भीमा भारती की पार्टी के अंदर अब सारे मिनिस्टर बोरा बाबू से मिलकर उनका नाम सीएम पद के लिए चुनने के लिए कहते हैं। इधर नवीन कुमार अपने सारे साथी विधायक को समझाकर 10 विधायक के नाम देता है जो कि भीमा से नाराज थे, ताकि नवीन कुमार के साथ ही उन 10 विधायक से कैसे भी करके कल उनके सपोर्ट में वोट करवा सके। अब नवीन के साथी विधायक अपना पूरा जोर लगाकर उन 10 विधायक को नवीन की तरफ करने में लग जाते हैं। इधर मिश्रा जी ये सारी बात जाकर भीमा को बताते हैं। तब भीमा के पास एक प्लान था जिससे वह सारा गेम ही पलट देंगे, और इधर गौरी शंकर भी खुश था क्योंकि उसके पास भी सीएम बनने का एक प्लान था। रानी भारती को पता चलता है कि उनके पति ने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होती है क्योंकि अब भीमा भारती उनके साथ अच्छे से टाइम बिता पाएंगे। इसके बाद अब पार्टी की मीटिंग होती है जहाँ सारे विधायक आते हैं और गोरा बाबू सभी विधायक के वोट लेते हैं। फिर जैसे ही वह रिजल्ट अनाउंस करने वाले होते हैं तभी प्रेम कुमार चौबे जेल से आ जाता है, जिसको पुलिस ने छोड़ दिया था। गोरा बाबू अब रिजल्ट अनाउंस करते हैं जहाँ गौरी शंकर को 8 वोट मिले थे, भीमा भारती को 52 वोट मिले थे और नवीन कुमार को 57 विधायक ने समर्थन दिया था, मतलब कि नवीन कुमार सीएम बनने वाला था। तभी गौरी शंकर उठकर बोलते हैं कि वे अपने 8 विधायक के साथ भीमा भारती का समर्थन करते हैं, मतलब जब भीमा भारती के पास टोटल 60 विधायक का समर्थन हो गया था, जिससे भीमा भारती जीत गए। नवीन ये सुनकर गुस्से में गोरा बाबू पर ही भड़कने लगता है और कहता है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। जिसके बाद नवीन अपने साथी विधायक के साथ मीटिंग से चला जाता है, मतलब कि भीमा का यही प्लान था। भीमा को अब अपने विधायक में से किसी एक को सीएम चुनना था क्योंकि वो तो 6 महीने के लिए बेड पर था। तब गौरी शंकर काफी खुश होता है क्योंकि उसको पता था कि उसने भीमा को उसके 8 वोट से सपोर्ट किया है, तो भीमा उसे सीएम बनाएगा। इसलिए गौरी शंकर पहले ही अपने पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देते हैं ताकि वह सीएम का पद संभाल सके, मगर भीमा सीएम के पद के लिए उसकी पत्नी रानी भारती को चुनता है और गौरी शंकर का पोपट हो जाता है। पार्टी के सभी लोग अब रानी भारती को फूलों की माला पहनाकर बधाई देते हैं और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बिहार के गवर्नर गोवर्धन दास अपनी वाइफ से बात करते हैं कि भीमा ने काफी मस्त गेम खेला है, सीएम उसकी पत्नी रानी भारती बनेगी और सरकार वो चलाएगा। फिर रानी भारती अब पटना के राजभवन में सभी लोगों के सामने शपथ लेती है, पर रानी भारती को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, जिससे रानी भारती की लोगों के सामने काफी बेइज्जती होती है क्योंकि वह शपथ के सारे शब्द गलत बोल रही थी। इसके बावजूद रानी भारती बिहार की सीएम बन जाती है। अगले दिन कावेरी जी सीएम रानी भारती को सचिवालय ले जाने आती है, मगर रानी भारती साफ मना कर देती है क्योंकि रानी भारती को उसके बच्चों के लिए खाना बनाना था और उनकी गाय भैंस का भी ख्याल रखना था। जिसके बाद वह अपने कमरे का गेट बंद कर देती है। मिश्रा जब रानी भारती को जबरदस्ती उठाकर कार्यालय ले जाते हैं, जहाँ सभी लोग रानी भारती को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं। इस पर रानी भारती सबको कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती जो एक ब्याह करी हुई औरत को फूल देते हो। थोड़ी देर बाद रानी भारती उसकी बेटी को फोन करती है। तब रानी अपनी बेटी को उसके पापा भीमा का ध्यान रखने के लिए कहती है और उनकी भैंस को पटना के किसी भैंसे के साथ मिलन करवाने के लिए कहती है, जो सुनकर कुछ विधायक हंसने लगते हैं। तब मिश्रा जी रानी भारती का फोन काट देते हैं। अब कार्यालय खत्म होने के बाद मिश्रा जी कावेरी को सीएम रानी के पहले दिन के निर्णय खुद बताकर मीडिया में देने के लिए कहते हैं ताकि जनता को सीएम रानी भारती पर विश्वास आ पाए। फिर दिवाकर नाम का विधायक मिश्रा जी से आकर कहता है कि सीएम मैडम की योग्यता पर मीडिया सवाल उठा रही है। तब मिश्रा जी कहते हैं कि सीएम रानी की योग्यता समय आने पर सामने आ जाएगी। नवीन कुमार अब भीमा की पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन की पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जो कि भीमा भारती न्यूज पर देख लेता है। इधर मिश्रा जी गौरी शंकर से मिलने जाते हैं। तब गौरी शंकर मिश्रा जी और भीमा भारती पर गुस्सा था क्योंकि उनकी वजह से वह सीएम तो बना नहीं बल्कि उल्टा पार्टी प्रेसिडेंट का पद भी उसने छोड़ दिया। तब मिश्रा जी गौरी शंकर को कहते हैं कि उनको तो लगता है कि भीमा पर गोली चलवाने में उनका ही हाथ है, पर गौरी शंकर एकदम मना कर देते हैं। जिस पर मिश्रा जी कहते हैं कि आप इसके बारे में पता लगाइए, बदले में आपको पद और सम्मान दोनों मिलेंगे। इधर रानी देवी एक बार फिर से सचिवालय जाने के लिए मना करती हैं। तब मिश्रा जी रानी भारती को भीमा के पास ले जाकर काफी इमोशनल स्पीच देते हैं ताकि रानी सीएम के पद को अच्छे से संभाले। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा अब रानी को कहता है कि सत्ता और स्वाग दोनों तुम्हारे हाथ में ही है, इसे अच्छे से संभालना। अगले
सीन में हमें मुखिया नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि एक ऊंची जाति के संगठन का लीडर है। मुखिया का मकसद है कि वह नीची जाति वालों को मारकर खत्म कर दे, क्योंकि उसको नीची जाति वाले लोगों से सख्त नफरत थी। इसलिए मुखिया सभी ऊंची जाति के लोगों को इकट्ठा करके उनको नीची जाति के खिलाफ भड़का रहा था। अगले दिन रानी भारती खुद ही सचिवालय जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर कविता चौंक जाती है। रानी अब रास्ते में कावेरी से पूछती है कि उनके पति भीमा पर गोली चलाने वाले का अभी तक पता क्यों नहीं चला। तब कावेरी कहती है कि पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद रानी सीधा डीजीपी सिद्धांत के पास जाकर कहती है कि भीमा पर गोली चलाने वाले को जल्दी पकड़िए, नहीं तो वह उसी पर कार्रवाई कर सकती है, जो कि कावेरी ने उसको बताया था। इंस्पेक्टर निशिकांत अब मुखिया के आदमी कुंवर सिंह को मिलकर बोलता है कि उसको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कुछ तो करना होगा, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तब कुंवर सिंह निशिकांत को भीमा पर गोली चलाने वाले आदमी दे देता है, जिसके बाद उन दोनों की लाश मिलती है और उसका सारा क्रेडिट निशिकांत ले लेता है, यानी कि निशिकांत ने उन दोनों को ही मार दिया। और डीजीपी सिद्धांत को भी पता था कि जिन्होंने भीमा भारती पर गोली चलाई है वह दोनों मुखिया के आदमी थे और निशिकांत भी उनसे मिला हुआ है। इसी बात को लेकर डीजीपी सिद्धांत और निशिकांत के बीच काफी तगड़ी बहस होती है। नवीन कुमार अब उसके मौसा जी, जो बिहार के गवर्नर गोवर्धन दास हैं, उनसे मिलता है और उन्हें विधानसभा का नया सत्र शुरू करने के लिए कहता है, ताकि वह रानी भारती को सबके सामने एक्सपोज करके ये बता सके कि रानी भारती सीएम पद के लिए सक्षम नहीं है। इधर रानी भारती अब विधानसभा जाती है, जहाँ काफी सारे विपक्ष के नेता उन पर हंसते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विधानसभा के स्पीकर आ जाते हैं और डिबेट शुरू होती है। नवीन कुमार डिबेट की शुरुआत करते ही रानी भारती की काबिलियत पर उंगली उठाकर कहता है कि रानी भारती की शिक्षा, अनुभव, राजनीतिक जीवन और राज्य की समस्या का ज्ञान जीरो है, वह सीएम के पद के लायक है ही नहीं। जिसके बाद विपक्ष रानी भारती मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। अब रानी भारती की बोलने की बारी आती है, जहाँ रानी भारती नवीन की बात का जवाब देते हुए कहती है कि हम अपने शौक से अनपढ़ नहीं हैं, बल्कि उनके गांव में स्कूल था ही नहीं, इसलिए वह पढ़ नहीं पाई और वह लोगों की समस्या ज्यादा अच्छे से समझती है, क्योंकि वह तो उनके बीच ही रही है और अनुभव तो उसको 27 साल का है, जो कि उसने घर चला के पाया है। फिर रानी भारती कहती है कि जो औरत घर संभाल सकती है वह राज्य भी संभाल सकती है और देश भी चला सकती है। जिसके बाद उसकी पार्टी के सारे लोग रानी भारती के लिए ताली बजाकर रानी भारती जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और इससे नवीन कुमार और पूरे विपक्ष का मुंह उतर जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में गाँव में किसी की शादी हो रही थी। तब मुखिया के आदमी कुंवर अपने साथियों के साथ आकर शादी के सभी लोगों को एक एक करके गोली मारने लगता है, क्योंकि वह सब नीची कास्ट के थे और गांव में हर तरफ कत्लेआम मच जाता है। फिर वहाँ मुखिया आता है और दुल्हन को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब सीएम रानी भारती मरने वाले लोगों की फैमिली के पास जाती है, तो वह उनके बच्चों और परिवार की लाशों को देखकर खुद भी रोने लगती है। फिर सीएम रानी सीधा डीजीपी सिद्धांत के पास जाकर उनको फटकार लगाती है और डीजीपी सिद्धांत को 13 दिन का समय देती है, ताकि वह मुखिया और उसके आदमी को पकड़ सके, नहीं तो वह सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर देगी। अगले सीन में एक रंजना नाम की औरत गाँव के सभी लोगों को पोलियो ड्रॉप ला रही होती है। तभी वह घर पर जाती है, जहाँ घोड़ा साफ करने वाला आदमी उसको भगा देता है। फिर वह औरत एक ढाबे में जाकर डीजीपी सिद्धांत से मिलती है और हमें समझ आता है कि ये तो एक पुलिस वाली थी। डीजीपी सिद्धांत अब रंजना से मुखिया के बारे में पूछता है। तब रंजना कहती है कि उसको घोड़े वाले घर में शक हो रहा था। तभी एकदम से कुंवर सिंह अपने आदमियों के साथ आकर वहाँ डीजीपी और पुलिस वालों को घेर लेता है। फिर कुंवर सिंह डीजीपी को बाहर आने के लिए कहता है। तब डीजीपी काफी डर गया था, तो वह गौरी शंकर को फोन करके मुखिया से बात करके उसको और पुलिस वालों को छोड़ने के लिए कहता है। तब गौरी शंकर बदले में डीजीपी से 70 लाख रुपए मांगते हैं और उनकी डील हो जाती है। अब कुंवर सिंह डीजीपी सिद्धांत को कब्जे में करने वाला होता है। तभी उसको मुखिया का फोन आता है, इसलिए कुंवर को डीजीपी सिद्धांत और बाकी पुलिस वालों को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद अब कुंवर सिंह डीजीपी को बैठाकर बात करता है। तब रंजना और डीजीपी कुंवर सिंह पर ही उल्टा गोली तान कर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। सीएम रानी भारती अब कुंवर सिंह को पुलिस स्टेशन में जाकर काफी कुछ सुनाती हैं। तब कुंवर सिंह कहता है कि हम लोगों को मारते नहीं बल्कि उनका वध करते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले कुंवर सिंह को बहुत मारते हैं। अब ये न्यूज मीडिया में सारी तरफ फैल जाती है कि मुखिया का राइट हैंड कुंवर सिंह गिरफ्तार हो गया है, जो कि सरकार के लिए बड़ी कामयाबी थी। गवर्नर गोवर्धन दास अब भीमा भारती से मिलने आते हैं और वह दोनों राजनीति के ऊपर बातें करते हैं। इधर रानी भारती अब कार्यालय में कावेरी से साइन करना सीखती है और फिर वो उससे बिहार के विकास के लिए आए प्रोजेक्ट की फाइल्स कावेरी से पढ़वाती है। तब रानी भारती को पता चलता है कि बिहार के फाइनेंस सेक्रेटरी हर प्रोजेक्ट की फाइल पर नो फंड लिख रहे हैं। जिसके बाद रानी भारती फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज आलम से जाकर मिलती है और परवेज आलम रानी भारती को सब सिंपल भाषा में बताता है, ताकि सीएम रानी को सब समझ आए। वह बोलता है कि सरकारी राजकोष में पैसा ही नहीं है, तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड कैसे दे सकता है। साथ ही परवेज आलम अब रानी भारती को उनके सरकारी राजकोष में पैसा न होने का कारण बताता है, जिससे रानी भारती को पता चलता है कि सरकार में कुछ तो घोटाला हो रहा है। जिसकी रानी भारती परवेज आलम को जांच करके घोटाले का पता लगाने के लिए कहती है। अगले सीन में रंजना शंकर महतो के पास जाती है, मतलब कि रंजना लाल गैंग वालों से मिली है। वहाँ रंजना शंकर को कहती है कि कुंवर सिंह मुंह नहीं खोल रहा है। इधर परवेज आलम सरकारी घोटाले को पकड़ने में लग जाता है, जिसके लिए वह रांची के डीएम मानव गुप्ता से मिलकर सरकारी ट्रेजरी के बिल देखने को कहता है। मगर मानव गुप्ता कहता है कि ट्रेजरी बिल ऑफिसर छोटे लाल छुट्टी पर हैं। जिसके बाद मानव छोटे लाल को फोन करने की एक्टिंग करके कहता है कि उनका तो आज पेट का ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए वो आज हॉस्पिटल के आईसीयू में है। परवेज आलम अब समझ जाता है कि डीएम मानव गुप्ता झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें मचान बाबा को दिखाते हैं, जो कि अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे होते हैं। फिर मानव गुप्ता मचान बाबा को परवेज आलम के बारे में बताकर उसको वहाँ किसी भी हाल में भगाने को कहते हैं। तब मचान बाबा बोलते हैं कि वह देख लेंगे, पर अपने साथी को सतर्क कर दो। अब रात को परवेज आलम अपने साथी अंजनी के साथ सरकारी ऑफिस में चुपके से जाकर वहाँ का ताला तोड़ता है, जिसके बाद वह ट्रेजरी बिल चेक करता है। अब परवेज आलम ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो तो एक ईमानदार ऑफिसर था और उसने सीएम रानी से वादा किया था कि वह सरकारी राजकोष में जो भी घपला हो रहा है उसका पर्दाफाश करके रहेगा।
परवेज जब सरकारी ट्रेजरी बिल और रिकॉर्ड चेक करता है तब कोई आदमी परवेज पर गोली चलाता है, पर परवेज आलम बच जाते हैं। फिर वह आदमी परवेज को देखकर गोली मारने वाला होता है, तब अंजनी आकर उसको बेहोश कर देता है। फिर परवेज और अंजनी ट्रेजरी बिल की फाइल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन परवेज आलम अंजनी को ट्रेजरी बिल दिखाकर बताता है कि पशुपालन विभाग ने 200 से भी ज्यादा बिल पास किए हैं, जो कि 14,999 और 49,999 के हैं। मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसको समझने के लिए वे छोटे लाल के पास हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। तब वह देखते कि छोटे लाल सच्ची में आईसीयू में है और वह बाहर से देखकर चले जाते हैं। दरअसल छोटे लाल को पता चल गया था कि परवेज आलम उससे मिलने आ रहा है, तो वह बेड पर लेट गया। अब भीमा भारती इधर काफी सही हो गए थे, तो वह मिश्रा जी और बाकी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और सभी विधायक को उनकी मिनिस्ट्री देते हैं, जिसमें पशुपालन विभाग मंत्री प्रेम कुमार चौबे था। रानी भारती अब भीमा को खाना खिलाने आती है। तब दिवाकर रानी भारती की बेइज्जती करके उनको टेक्निकल सीएम बोलता है, जिससे गुस्सा होकर वह वहाँ से चली जाती है। तब भीमा भारती दिवाकर को डांट कर शांत रहने के लिए कहते हैं। रानी भारती अब कावेरी से टेक्निकल सीएम का मतलब पूछती है, तो वह बताती है कागजी मंत्री, जिसमें कोई पावर ना हो। ये सुनकर रानी भारती को दिवाकर पर काफी गुस्सा आता है। फिर परवेज आलम सीएम रानी भारती को रिपोर्ट देता है, जिसमें पशुपालन विभाग से 27 करोड़ की चोरी मिली थी। इसके बाद परवेज आलम कहता है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 27 करोड़ की चोरी हुई है, तो सोचो बाकी 48 विभाग में कितनी चोरी हुई होगी। उसके बाद परवेज आलम रानी भारती को कहता है कि कोई भी डीएम उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिसके बाद रानी भारती सारे डीएम को आदेश जारी कर देती है ताकि वह परवेज आलम को कोऑपरेट करें। सीएम रानी परवेज आलम को उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी करने के लिए कहती है। कावेरी रानी को कहती है कि आप तो अपनी सरकार के खिलाफ जांच कर रही हो, आपकी पार्टी आपका विरोध करेगी। मगर रानी भारती कहती है कि अगर हम सही कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। परवेज आलम की बीवी अब उसको दिल्ली जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उनका बेटा वहाँ बिगड़ रहा है। तब परवेज कहता है कि एक बार उसकी इंक्वायरी पूरी हो जाए तो वह दिल्ली ट्रांसफर ले लेगा। फिर प्रेम कुमार अब परवेज को जबरदस्ती लिफ्ट देता है और गाड़ी में बैठाकर धमकाता है कि वह अपनी इंक्वायरी बंद कर दे। इधर सीएम रानी अब दिवाकर को उसके पास बुलाती है और दिवाकर को फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकालकर हेल्थ मिनिस्ट्री संभालने के लिए कहती है। और फिर वो दिवाकर को कहती है कि सिर्फ टेक्निकल मिनिस्टर नहीं बल्कि असली के हेल्थ मिनिस्टर बनिएगा, क्योंकि वह उनके काम को देखने आएगी। इधर भीमा भारती अब टीवी पर न्यूज देखता है, जिसमें उनकी पार्टी के विधायक के सारे डिपार्टमेंट बदल दिए गए थे, जो कि उसने लिख कर दिए थे। साथ ही रानी भारती ने 21 डीएम और 27 एसपी का तबादला भी कर दिया था, जिसे देखकर सारे पक्ष विपक्ष के विधायक चौंक जाते हैं, क्योंकि सीएम रानी भारती ने ये सब करके काफी बड़ा बवंडर कर दिया था। भीमा भारती अब रानी को कहते हैं कि उसने सभी मंत्री के विभाग क्यों बदले, जबकि भीमा ने मंत्री के विभाग लिख कर खुद दिए थे। इसलिए भीमा भारती रानी को उसका ऑर्डर वापस लेने के लिए कहते हैं। तब मिश्रा जी कहते हैं कि अब ये सब करना ठीक नहीं होगा, इससे उनकी पार्टी की जनता के सामने छवि खराब हो जाएगी। तब भीमा रानी से दिवाकर को फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस देने के लिए कहते हैं, मगर रानी मना करके वहाँ से चली जाती है। अब भीमा का फैसला उसको उसी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसको तो लगा था सीएम उसकी बीवी बनेगी और सत्ता वो चलाएगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। परवेज आलम को अब सीएम के ऑर्डर के बाद सभी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की लिस्ट मिल गई थी, तो वह अपनी पूरी टीम को सारे घोटाले को चेक करने के लिए कहता है। फिर परवेज को घोटाले की टोटल अमाउंट का पता चल जाता है, जिसके बाद वह सीएम रानी को फोन करके बताता है कि पशुपालन विभाग में इस साल टोटल 958 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसे सुनकर रानी चौंक जाती है। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में परवेज आलम सारे एनिमल हस्बेंड्री के सारे अधिकारी को बुलाकर उनसे पूछताछ करके कहता है कि आप लोगों ने वीसी फूड के नाम पर फेक बिल जनरेट किए हैं, जिससे काफी घोटाले हुए हैं। फिर वह उनको पुलिस में देखकर सभी को जेल भेजने के लिए कहता है, जिस पर सब अधिकारी कहते हैं कि उनका लॉयर ही उनसे बात करेगा। ये कहकर वो सब चले जाते हैं। तब परवेज आलम छोटे बाबू को रोक कर समझाते हैं और छोटे बाबू सरकारी गवाह बनने के लिए मान जाते हैं। बदले में वह बस उनकी सजा माफ करवाने के लिए कहते हैं। फिर छोटे बाबू परवेज आलम को घोटाले का तरीका बताते हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारी रीजनल डायरेक्टर को पशुओं के चारे, दवाई और इक्विपमेंट का अलॉटमेंट लेटर आता है, जिसमें वह बड़ा चढ़ाकर परचेज का ऑर्डर देते हैं। और फिर इसमें से 10% ओरिजिनल सप्लायर का ऑर्डर दिए जाते हैं और बाकी सारे ऑर्डर डमी सप्लायर जैसे वीसी फूड को दिए जाते हैं। फिर परवेज बिलिंग में सिर्फ 14,999 और 49,999 के बारे में पूछता है। तब छोटे बाबू कहते हैं कि एक पशुपालन ऑफिसर 15,000 रूपए तक का चेक इशू कर सकता है और रीजनल डायरेक्टर 50,000 रूपए तक का। अगर इससे ऊपर अमाउंट जाएगी तो उनको ऊपर के बड़े अधिकारी से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जिससे वह फंस सकते हैं। इसलिए वह इस अमाउंट का बिल इशू करते हैं ताकि वह जांच के मामले में न पड़े। फिर अधिकारी माल आपूर्ति को दिखाने के लिए ट्रांसपोर्ट के फेक चालान इशू करते हैं और बाद में फेक रिसिप्ट को दिखाकर डमी सप्लायर के नाम पर चेक इशू करते हैं। ऐसे ये सब घोटाला 8 साल से चलता आ रहा है। इसमें पशुपालन विभाग मंत्री के साथ साथ और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ प्रेम कुमार विधा ख्याति देवी के साथ रोमांस कर रहा था। तभी उनको फोन आता है और वे सीएम रानी भारती से मिलते हैं। वहाँ रानी प्रेम कुमार को कहती है कि आपके विभाग में 958 करोड़ का घोटाला हुआ है और आज ही उन्होंने 15 कलेक्टर, 15 पशुपालन विभाग के डायरेक्टर और 40 ऑफिसर को सस्पेंड किया है। जिसके बाद सीएम भारती प्रेम कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहती है। तब प्रेम कुमार की रानी भारती से बहस हो जाती है और वह कहता है कि आज उसी की वजह से आपकी सरकार बनी है। अगर वह नवीन के 9 विधायक नहीं लाता तो उनकी पार्टी नहीं जीत पाती। उसके बाद प्रेम कुमार रानी को धमकाता है कि अगर वह उनकी पार्टी से गया तो सीएम रानी की सरकार भी गिर जाएगी। अब सारे ऑफिसर और डीएम गवर्नर गोवर्धन दास के पास जाकर कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको बिना नोटिस दिए रानी भारती ने सस्पेंड कर दिया, जो कि गलत बात है। उनको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये सब कहकर वे गवर्नर को इस मामले में कुछ करने के लिए कहते हैं। उधर गौरी शंकर अब मचान बाबा के पास जाकर उनके पैर पकड़कर कहता है कि उसके पीछे डीजीपी सिद्धांत और मुखिया दोनों ही लगे हैं, क्योंकि डीजीपी सिद्धांत को लगता है कि वह मुखिया से मिला हुआ है और मुखिया उसके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको लगता है कि कुंवर सिंह को उसने पुलिस से पकड़वाया है। गौरी शंकर मचान बाबा को उसे बचाने के लिए कहता है, क्योंकि मुखिया से सिर्फ मचान बाबा ही बचा सकते थे। इधर सीएम रानी भारती अब सीएम आवास में आकर अपने बच्चों के साथ
साथ डांस करती है। तब मिश्रा जी आकर रानी भारती को बीमा के पास ले जाते हैं और वह कहते हैं कि प्रेम कुमार इस्तीफा नहीं देगा क्योंकि वह पार्टी का मुख्य नेता है। अगर वो गया तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी, पर रानी भारती बिल्कुल नहीं मानती। तब भीमा भी यही कहता है कि प्रेम कुमार इस्तीफा नहीं देगा, अगर एक्शन लेना ही होगा तो उनकी पार्टी लेगी, आप नहीं। अगले सीन में अंजलि अब परवेज आलम को कहता है कि रानी भारती ने सभी लोगों का सस्पेंशन रोक दिया है और जांच के लिए अब ट्रिब्यूनल बनेगी जो कि इंस्पेक्शन के बाद घोटाले पर निर्णय देगी। मतलब कि अब परवेज आलम भी खतरे में पड़ सकता है। तभी एकदम से प्रेम कुमार आकर परवेज आलम को धमकी देकर कहता है कि 10 दिन में यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। साथ ही वह परवेज आलम की रिपोर्ट फाड़ कर वहाँ से चला जाता है। अब परवेज आलम पशुपालन विभाग में 958 करोड़ के घोटाले को मीडिया में बता देता है, जिससे प्रेम की इमेज जनता के सामने खराब हो जाती है। प्रेम कुमार अब मिश्रा जी से फोन पे बात करता है तो मिश्रा जी कहते हैं कि भीमा ने बोला है कि वह आपको आपके पद से ऐसे ही नहीं हटने देंगे। अगले सीन में भीमा भारती रानी को कहता है कि परवेज आलम नवीन का आदमी था जिसने तुमको उल्लू बना दिया और प्रेम कुमार के घोटाले के बारे में तुमसे बिना पूछे मीडिया में बता दिया और यही सब राजनीति है। अब सीएम रानी भारती की पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं और नवीन कुमार अब मीडिया में प्रेम कुमार के इस्तीफा की मांग करता है। फिर रानी भारती अब परवेज आलम को डिसमिस कर देती है क्योंकि उनको लग रहा था कि परवेज ने उनका विश्वास तोड़ा है और परवेज आलम अब अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद मीडिया वाले प्रेम कुमार पर 958 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर इस्तीफा देने के बारे में पूछते हैं, पर प्रेम कुमार साफ मना कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप सीएम रानी भारती एक स्कूल के समारोह में जाती है तब वहाँ नवीन कुमार की वाइफ रानी से कहती है कि उनके पति उनसे अकेले में एक जरूरी बात करना चाहते हैं। तब रानी नवीन कुमार से मिलती है और नवीन कुमार रानी भारती को कहता है कि भीमा भारती तो उसके कॉलेज का दोस्त था, बस राजनीति में आकर उनके विचार नहीं मिले। फिर नवीन कहता है कि उसको उनकी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेम कुमार से है जो कि जनता को लूट रहा है। वह चाहता है कि सीएम रानी उसको उसकी पार्टी से निकाल दे, बदले में वह उनकी सरकार गिरने नहीं देगा। नवीन फिर रानी को 13 विधायक के साइन किए हुए समर्थन लेटर देता है, जिससे प्रेम कुमार के 9 विधायक के जाने के बाद भी उनकी सरकार नहीं गिरेगी। इसके बाद रानी स्कूल की रामलीला देखती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में मुखिया एक नाचने वाली का डांस देख रहा होता है। तब रंजना चुपके से आकर मुखिया को देख लेती है और अपने सर निशिकांत को पुलिस फोर्स भेजने के लिए कहती है ताकि वह मुखिया को पकड़ सके। तब इंस्पेक्टर निशिकांत पुलिस फोर्स नहीं भेजता क्योंकि वो तो खुद मुखिया का ही आदमी था। तब रंजना शंकर महातो को फोन करके यहाँ आने के लिए कहती है क्योंकि उसे पकड़ने का एक आखिरी चांस मिला था। इसके बाद रंजना अब छुप कर मुखिया को पकड़ने जाती है क्योंकि वह जल्दी वहाँ से निकलने वाला था। इसके थोड़ी देर बाद जब शंकर महातो अपनी लाल गैंग के साथ वहाँ आता है तो वह देखता है कि रंजना की लाश पड़ी है, मतलब कि मुखिया ने रंजना को मार डाला। आप सीएम रानी मीडिया के सामने पशुपालन के घोटाले को बताकर पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार को पार्टी से निकाल देती है। जैसे ये बात भीमा भारती को पता चलती है वह प्रेम कुमार को कहता है कि आप फिक्र मत करिएगा, आपका पद आपको वापस जरूर मिलेगा। असल में ये सब करके सीएम रानी ने एक बार फिर से बड़ा बवंडर कर दिया था। गौरी शंकर अब प्रेम कुमार के पास आकर उसको भड़काता है कि उसके साथ पार्टी ने धोखा किया है और उसको अब कभी दोबारा पद नहीं मिलेगा और शायद वह जेल भी जा सकता है। मगर गौरी शंकर के पास एक प्लान था जिससे प्रेम कुमार बच सकता है। अगले सीन में भीमा भारती रानी से नाराज था क्योंकि रानी उसकी बात सुन नहीं रही थी और पार्टी को अपने हिसाब से चला रही थी। मगर फिर भी भीमा रानी के साथ मीडिया में जाता है जिससे पब्लिक को लगे कि वह ठीक हो गया और बहुत जल्द दोबारा अपनी पार्टी में वापसी करेगा। इधर प्रेम कुमार गौरी शंकर के साथ नवीन के पास जाता है और वहाँ नवीन के पैर पकड़कर माफी मांगता है, पर नवीन तो उसको जूते से मारता है। पर पार्टी के लीडर तपकेश्वर के कहने पर नवीन कुमार प्रेम को माफ कर देता है क्योंकि प्रेम कुमार नवीन की पार्टी को सत्ता में लाने में उसकी मदद करेगा और उसके पास 9 विधायक थे। अब टीवी में न्यूज आती है कि प्रेम कुमार ने नवीन की पार्टी ज्वाइन कर ली है। फिर नवीन मीडिया में बोलता है कि अब बहुत जल्द उनकी सरकार बनेगी और रानी की सरकार गिरेगी क्योंकि नवीन की पार्टी के विधायक अब बढ़ गए थे जिससे उन पर बहुमत आ गई थी। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के मेंबर से बात करके रानी को जल्दी बुलाने के लिए कहता है और रानी भारती इधर नवीन कुमार के पास जाकर भड़क जाती है क्योंकि जो उसने 13 विधायक का साइन किया हुआ लेटर दिया था वो झूठा था। फिर नवीन कुमार कहता है कि इसी को राजनीति कहते हैं, जिसके बाद रानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रानी अब भीमा से जाकर बात करती है तब भीमा उसकी नहीं सुनता और रानी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसी की वजह से उनकी पार्टी सत्ता से जाने वाली थी। इधर परवेज आलम अभी भी इंक्वायरी कर रहा था जब उसने वीसी फूड अकाउंट का एड्रेस निकाल लिया था। अब परवेज आलम अंजनी के साथ वीसी फूड नाम के अकाउंट होल्डर के एड्रेस पर जाता है जहाँ परवेज आलम को एक पागल औरत मिलती है जिसका नाम विमला होता है और उनके साथ उनका बेटा होता है। विमला और उसका बेटा दिखने में काफी गरीब लग रहे थे जिससे परवेज आलम और अंजनी को कुछ भी पता नहीं चलता और उनको विमला के बेटे पर शक होता है। यहाँ डीजीपी सिद्धांत अब पुलिस स्टेशन में कुंवर सिंह से पूछते हैं कि भीमा भारती पर गोली किसने चलवाई, मगर कुंवर अपना मुंह नहीं खोल रहा था। तब डीजीपी कुंवर की फैमिली को लाकर कहता है कि शंकर महातो मुखिया और उसके आदमी के परिवार के बारे में बताने वाले को एक आदमी का 5 लाख रुपए दे रहा है तो वह कुंवर के परिवार के बारे में शंकर महातो को बता देगा जिससे शंकर महातो उनको जान से मार देगा। अब अपने परिवार के डर से कुंवर डीजीपी सिद्धांत को सब कुछ बता देता है और डीजीपी सिद्धांत अब रानी भारती को बताते हैं कि मुखिया ने भीमा भारती पर हमला मुकुंद बिहारी शर्मा के कहने पर करवाया था। रानी अब भीमा को बाहर टहलाने ले जाती है और बताती है कि उन पर गोली किसी मुकुंद बिहारी शर्मा के कहने पर चलवाई गई थी। तब भीमा मचान बाबा का नाम लेता है क्योंकि मचान बाबा का नाम ही मुकुंद बिहारी शर्मा था। जिसके बाद भीमा थोड़ा मुस्कुराता है और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में इंस्पेक्टर निशिकांत अपने खेतों में जाकर देखता है कि उसके खेतों में शंकर महातो की गैंग ने लाल झंडा फहरा दिया है। तब एकदम से शंकर महातो अपनी गैंग के साथ आकर मुखिया का पता पूछता है पर निशिकांत उसको उल्टा वहाँ से भागने के लिए कहता है जिसके बाद शंकर महातो निशिकांत को जान से मार देता है। यहाँ भीमा भारती अब गवर्नर गोवर्धन दास के पास जाकर कहता है कि आपने हम पर गोली क्यों चलवाई क्योंकि मचान बाबा और गवर्नर साथ में मिले हुए थे। गवर्नर अब बोलता है कि तुम्हारी सरकार तो जाने वाली है और नवीन 118 विधायक के साइन किए हुए मेमोरेंडम
मेमोरेंडम दिए हैं। तब बीमा भारती कहता है कि हमारी सरकार अब सालों तक चलती रहेगी और आप ही चलवाएंगे। जिसके बाद बीमा गवर्नर को कहता है कि वह मीडिया में जाकर बोल देगा कि उस पर गोली गवर्नर ने चलवाई है तो उनके गवर्नर की कुर्सी चली जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मीडिया में कुछ भी बोलूं तो बीमा भारती की पार्टी की सरकार किसी भी हाल में बचनी चाहिए। जिसके बाद बीमा भारती वहाँ से चला जाता है। इधर सीएम रानी अब मचान बाबा को पकड़ने का ऑर्डर साइन करके डीजीपी सिद्धांत को देती है और थोड़ी देर में भीमा काफी टाइम बाद सचिवालय आते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। भीमा अब रानी से बात करते हैं। तब रानी कहती है कि उन्होंने मचान बाबा को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है, जिससे भीमा गुस्सा हो जाता है और डीजीपी को फोन करके रोक लेता है। भीमा भारती मिश्रा जी को बोलकर पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं और सभी विधायक के सामने जल्दी सीएम बनने को कहते हैं। इधर परवेज आलम अंजनी के साथ विमला के बेटे का पीछा करता है। तब वह देखते कि विमला का बेटा मचान बाबा के आश्रम जाकर गवर्नर के पीए से पैसा ले रहा है, जिसे देखकर परवेज आलम का शक हकीकत में बदल जाता है कि विमला का बेटा उनसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद परवेज आलम और अंजनी विमला के बेटे को दबोचकर उससे सच पूछते हैं और वो सब कुछ बता देता है। इधर मचान बाबा मुखिया से मिलकर नीची कास्ट वाले आदमी को मारने के लिए कहता है और फिर साथ ही कहता है कि कुंवर भी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। यहाँ नवीन कुमार मीटिंग में अपने विधायकों को मंत्री के पद देता है जो कि वह सत्ता में आने के बाद उनको मिल जाएंगे। तब ख्याति देवी को कैबिनेट में कोई मंत्री की जगह नहीं मिलती, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। तभी गौरीशंकर आकर नवीन से बात करता है कि भीमा गवर्नर से जाकर मिला है तो उसने कुछ तो जरूर सोचा होगा, पर नवीन कहता है कि उनकी सरकार किसी भी हाल में बनकर ही रहेगी, आप चिंता मत करिए। भीमा भारती अब कार्यालय में देखता है कि विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। जिसके बाद वह 26 जनवरी को सीएम का पद संभालने के लिए कहता है। तभी ख्याति देवी भीमा के पास आती है और नवीन की पार्टी की सारी जानकारी देती है। तब भीमा भारती ख्याति देवी को कहते हैं कि सीएम पद की शपथ तो हमें लेंगे और वह ख्याति देवी को उनके मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री बनाने को कहते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री की पोस्ट थी, जिसके लिए वे ख्याति देवी से एक और जरूरी काम करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में सीएम रानी से परवेज आलम आकर माफी मांगता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देकर कहता है कि घोटाले के असली आदमी का नाम पता चल गया है, जो कि गवर्नर गोवर्धन दास है। परवेज ने काफी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिससे उसको पता चला कि घोटाले की जो फर्जी सप्लायर वैसी कंपनी है वह किसी विमला देवी की है, जो कि गवर्नर के यहाँ पहले काम करती थी, मगर अब वह पागल हो गई। और ये उसको तब पता चला जब उसने विमला देवी के बेटे को मचान बाबा के यहाँ गवर्नर के पीए से पैसे लेते हुए देखा और उसको पकड़कर उससे सच्चाई निकलवा ली। अब रानी भारती सोचती है कि पशुपालन घोटाला और भीमा भारती पर गोली चलाने का कनेक्शन है, क्योंकि मुखिया मचान बाबा से मिला है और मचान बाबा गवर्नर से, और फिर भीमा ने भी तो गवर्नर से मिलने के बाद ही मचान बाबा की गिरफ्तारी रुकवा दी थी। जिसके बाद रानी भारती अब सच जानने के लिए आधी रात को ही गोवर्धन दास के पास पहुंच जाती है और गोवर्धन दास रानी को सच बताना शुरू करते हैं। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में गोवर्धन दास रानी को सच बताते हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पटना में साल 1995 में बाढ़ आई थी, जिसके बाद भारतीय जन सोशलिस्ट पार्टी इलेक्शन जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब सीएम बनने के लिए उस पार्टी से 2 नाम आ रहे थे, पहला नवीन कुमार और दूसरा भीमा भारती। पर गवर्नर को तो पता था कि पशुपालन विभाग मंत्री तो वीरेंद्र ठाकुर ही होगा, क्योंकि वह घोटाला करके उनको पैसा देता था। फिर थोड़े समय बाद यह साफ हो जाता है कि नवीन कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे, क्योंकि वह गवर्नर के रिश्तेदार थे, जो कि नवीन के सीएम बनने की मदद करेंगे। गवर्नर अब नवीन कुमार को पार्टी के कुछ नेता के नाम देता है, जो कि नवीन को सीएम पद के लिए समर्थन करेंगे। बदले में वह उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह देगा, जो कि गवर्नर के खास थे। मगर नवीन गवर्नर के ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि उसे तो वो मंत्री चाहिए नहीं थे और सीएम बनने के लिए नवीन के पास दूसरी पार्टी के 12 विधायक भी थे, जो उनको समर्थन करेंगे और वह सीएम बन पाएगा। इसे गोवर्धन दास नवीन से चिढ़ जाता है। फिर भीमा भारती गोवर्धन दास से मिलने आता है और गोवर्धन को कहता है कि सीएम पद के लिए लड़ाई पूरी टक्कर की है। तब गवर्नर भीमा को भी सेम ये डील देता है और भीमा ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद संसद में काफी उलटफेर होता है और भीमा भारती सीएम बन जाता है और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र ठाकुर बनता है। इसके कुछ समय बाद भीमा भारती ने वीरेंद्र ठाकुर से घोटाले के 60% हिस्सा मांगा था, ताकि वह उनकी सरकार अच्छे से चला पाए। फिर अब सीरीज प्रेजेंट में आती है, जहाँ रानी भारती कहती है कि इसलिए उन्होंने भीमा भारती पर गोली चलवाई थी ना। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि एक बार भीमा भारती से पूछना कि वीरेंद्र ठाकुर कैसे मरा और प्रेम कुमार पशुपालन मंत्री कैसे बना, साथ ही उनका शंकर महतो से क्या रिश्ता है। जिसके बाद रानी भारती अपने घर जाती है और रास्ते में सोचती है कि भीमा भी इन सब घोटालों में शामिल था और उसने ही वीरेंद्र ठाकुर को मरवाया है। रानी अब घर जाकर इस बारे में मिश्रा जी से सब पूछती है, पर वह कुछ भी नहीं बताते। इधर गोवर्धन दास नवीन कुमार को मिलकर कहते हैं कि भीमा अब ठीक हो गया है और सरकार बनाने की फिराक में है, जरा ध्यान रखना। पर नवीन कहता है कि बहुमत तो हमारे पास है, सीएम मैं ही बनूंगा। पर गोवर्धन दास कहते हैं कि ये मत भूलना कि भीमा आखिरी में सब कुछ बदल देता है और बाजी मार लेता है। इसलिए गवर्नर नवीन कुमार को प्रेम कुमार से जाकर बात करने के लिए कहता है, जो कि एकमात्र आदमी है जो कि भीमा भारती को रोक सकता है। नवीन अब प्रेम कुमार के पास जाकर कहता है कि उसको भीमा को किसी भी हाल में रोकना है, तो जल्दी बताओ रावण की नाभि कहाँ है। तब प्रेम कुमार कहता है कि अनाज के घर में। अगले सीन में मिश्रा जी को एक अनाज के गोदाम में जाकर नोटों से भरी पेटी निकलवाते हुए देखते हैं। फिर वह भीमा को फोन करके कहते हैं कि वह सारे मंत्री को खरीद लेंगे और कल भीमा की सरकार बनेगी। तब एकदम से ईडी की रेड पड़ जाती है और पुलिस वाले मिश्रा जी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दरअसल ये सब प्रेम कुमार और नवीन कुमार ने करवाया था। फिर नवीन कुमार मीडिया में कहता है कि इन सब घोटाले के पीछे भीमा भारती और मिश्रा जी ही थे और उनके घोटाले का पैसा पकड़ा गया। साथ ही नवीन कहता है कि उन्होंने गवर्नर को 118 विधायक का साइन किया हुआ समर्थन पत्र दिया है, जिससे गवर्नर ने रानी भारती की सरकार को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहा है। मतलब कि अब सीएम रानी भारती की सरकार अब जल्दी गिरने वाली है। भीमा भारती इधर अपने साथी विधायक को कहता है कि नवीन कुमार के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना होगा। फिर वह सीएम रानी को इस्तीफा दिलवाकर खुद सीएम बनने को कहता है, पर पार्टी के मेंबर कहते हैं कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पब्लिक में पार्टी की छवि खराब होगी। जिसके साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में भीमा भारती सीएम रानी से मिलते हैं। तब रानी कहते हैं कि आज उनकी शादी की सालगिरह है
है, इसलिए वो भीमा से सब सच पूछती है और भीमा सच बताता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब वीरेंद्र ठाकुर मुखिया से मिलकर भीमा भारती को रोकने को कहता है, क्योंकि भीमा भारती उन पर हावी हो रहा था। जिसके बाद मुखिया भीमा की पावर कम करने के लिए गरीबों और पिछड़ी जाति को मारने लगा, जो कि भीमा भारती को सपोर्ट करते थे। तब भीमा भारती ने पिछड़ी जाति पर मुखिया का अत्याचार रोकने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त शंकर महतो को बुलाया और मुखिया की नीची जाति को मारने की सोच खत्म करने के लिए कहा, जिसके लिए शंकर महतो ने उसका पूरा सपोर्ट किया। इसके बाद बिहार में काफी सारे लोग मरने लगे। एक दिन शंकर महतो ने वीरेंद्र को मार दिया, जिसकी वजह से ये जाति हिंसा शुरू हो गई। उसके बाद भीमा ने गोवर्धन दास और मचान बाबा से मीटिंग करी और उनके बीच सब सही हो गया था। फिर उन्होंने प्रेम कुमार को पशुपालन मंत्री बनाया, जिससे ये सब घोटाला चलता रहा। रानी भारती अब भीमा को कहती है कि आप सही कर रहे थे पर रास्ता गलत था। तब भीमा कहता कि वह ये सब उसके जैसे पिछड़े जाति के लोगों के लिए कर रहा है, जिनके साथ अत्याचार होता रहता है और मुखिया जैसे लोग पावर और सत्ता के लिए उनको मार देते हैं। अब भीमा भारती रानी को कहता है कि आपको सीएम पद से इस्तीफा देना होगा, तभी वह सीएम बनेंगे। पर रानी इस्तीफा देने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विधानसभा में नवीन कुमार अविश्वास पत्र की डिबेट शुरू करता है और कहता है कि रानी सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने बिहार को बस गिराया ही है। साथ ही नवीन कुमार ने 113 विधायक का साइन किया हुआ बहुमत पत्र भी विधानसभा में दे दिया था। तब भीमा भारती नवीन कुमार की बेइज्जती करते हुए कहता है कि उनकी सरकार बनी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। उसी समय गौरीशंकर बोलते हैं कि वो तो ठीक है, पर बहुमत साबित करने के लिए नंबर कहाँ से लाओगे। उसके बाद रानी भारती खड़े होकर स्पीच देती है कि उनसे पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ विकास का काम किया ही नहीं है। फिर वे बताते कि जब उसने डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज आलम से बात करी तो पता चला कि वहाँ फंड है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने जांच की तो सिर्फ पशुपालन विभाग से 958 करोड़ का घोटाला सामने आया और रानी भारती ने घोटाले के सभी अधिकारियों डीएम को गिरफ्तार करवा दिया, जो कि पक्ष विपक्ष दोनों की मांग थी। अब रानी भारती कहते कि पूर्व पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार पर एफआईआर हो चुकी है और बाहर पुलिस उनको पकड़ने का वेट कर रही है। जिसके बाद प्रेम कुमार विधानसभा में ही हंगामा करने लगता है। तब पुलिस वाले आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। फिर रानी भारती कहते कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पुलिस को इजाजत दें कि वह भीमा भारती को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि वह भी इस पशुपालन घोटाले में 3 साल से शामिल थे। जिसे सुनकर सदन में सारे लोग चौंक जाते हैं कि रानी भारती ये क्या कर रही है और पुलिस भीमा को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि रानी भारती के पास सीएम पद दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि जो नवीन कुमार ने 18 विधायक के नाम दिए थे उसमें से 13 विधायक रानी सरकार के पक्ष में गिन लिए गए थे, जो कि नवीन ने पहले रानी को दिए थे और ये वही नाम थे जो नवीन ने रानी को धोखे में दिए थे। यानी कि सबसे बड़ा गेम तो रानी ही खेल गई और पक्ष विपक्ष सबको घुमाकर दोबारा सीएम बन गई। अब हम देखते कि रानी भारती ने पशुपालन घोटाले को पकड़कर सारी जनता का दिल जीत लिया है। जिसके बाद रानी भारती ने मचान बाबा को भी गिरफ्तार करवाया, जो कि पशुपालन घोटाले में शामिल थे और उन पर भीमा भारती के ऊपर गोली चलवाने का भी आरोप था। इधर डीजीपी सिद्धांत भी मुखिया और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब बिहार में काफी अच्छे बदलाव आ रहे थे, जिससे जनता काफी खुश भी थी। सीएम रानी भारती अब जेल में अपने पति भीमा भारती से जाकर मिलती है। तब भीमा रानी को कहता है कि हमें आपका गेम पसंद आया, अपने पति को जेल करवा कर ईमानदारी की मिसाल बन के आपने लोगों का दिल जीत लिया और अब आप गाँव की रानी नहीं बल्कि महारानी बन गई है। जिसके बाद भीमा भारती कहता है कि गाँव में एक और नारा चल रहा है, जेल के ताले टूटेंगे भीमा भाई छूटेंगे। जिसके बाद सीएम रानी वहाँ से चली जाती है और सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है।